लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि राही अब केक के साथ हाथ मिला लेती है और बदले में उसने डिमांड रखी थी कि वो टिकी टाका के 50% शेयर उसे दे दे। अब मैथ्यू भी कुछ नहीं कर पाता, उसे ऐसा करना ही पड़ता है। फिर वो दोनों अपने प्लान को डिस्कस करने ही लगे थे, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। सीन शिफ्ट करते हैं और हम दोयुक को देखते हैं जो अब टिकी टाका में एंटर हो चुका था और उसे अपने सामने सर्वर का वही इंचार्ज दिख जाता है जो कि मोनी ने उसे फोटो दी थी। वापस केक को दिखाया जाता है जो अपने आदमी टाइगर को कॉल लगा रहा था और उससे मिसेज ना और हाना की रिपोर्ट लेता है। वो बताता है कि हम सभी एक रेस्टोरेंट पर आए हुए हैं। अब यहाँ पर के ने टाइगर को कहा था कि आज मैं उन दोनों को ही मार दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि वो लड़की मेरी वीकनेस बन जाए। इतने में वो कॉल काटता है और टाइगर भी मिसेज ना के पास जाकर उन दोनों को बाहर की तरफ ला रहा था। बाहर आते ही वहाँ पर हम के को देखते हैं जो उन्हें लेने के लिए पहुँच जाता है और मिसेज ना हाना को लेकर गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ दूर जाकर हाना बोलने लगती है कि आज तो चेयरमैन ली ने अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाई हुई है और वो तो बच्ची थी, उसे क्या पता था कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। लेकिन मिसेज ना उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा समझने लग गई थी और उसे याद आता है कि उस दिन हॉस्पिटल में जो आदमी हाना से मिलने के लिए आया था वो के था और उसके नेल्स भी ऐसे ही थे जिन्होंने इसका साफ जिक्र किया था। ये सब जानकर मिसेज ना तो यहाँ पर काफी डर जाती है और हाना को इशारे में कुछ कहने के लिए कहती है। अब हाना भी उसका इशारा समझ गई थी और झूठ बोलने लगती है कि मॉम मुझे टॉयलेट आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, गाड़ी रुकवाओ। अब ना चाहते हुए भी मैथ्यू को गाड़ी रोकनी पड़ती है और मिसेज ना हाना को लेकर टॉयलेट के लिए चली गई थी। पीछे से मैथ्यू कह रहा था कि ये लड़की कितना बोलती है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोयुक ने भी अब इंचार्ज का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ दूर जाकर वो सर्वर इंचार्ज को अपने गन पॉइंट पर रख लेता है। वो बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो इंचार्ज बोलता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। अब इसके बाद वो उसे सर्वर रूम तक ले जाता है अपने कोड की हेल्प से। ये सारी रिकॉर्डिंग मैथ्यू तक जा रही थी और उसका सिस्टम मैथ्यू को इन्फॉर्म भी कर देता है कि दोयुक टिकी टाका में पहुंच चुका है। यहाँ पर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है कि दोयुक की ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई। यहाँ से वो सीधा कॉल लगाता है जिन्मो को और उसे दोयुक को हैंडल करने के लिए कह रहा था। कॉल कटने के बाद मैथ्यू हैरान था कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए, इसीलिए अब खुद चेक करने के लिए जाता है और नोटिस करता है कि वॉशरूम में तो वो दोनों हैं ही नहीं। वो दोनों यहाँ से भाग गई। गुस्से में बाहर की तरफ आया था और उसे मिसेज ना और हाना दोनों ही दिख जाते हैं। मैथ्यू उनका पीछा करता है लेकिन उसके हाथ वो दोनों नहीं लगती क्योंकि वो टैक्सी लेकर वहाँ से भाग गई थी। अब टैक्सी में मिसेज ना यहाँ से सीधा जिन्मो को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिन्मो तो अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल चुका था। फिर मिसेज ना ने चेरी एंटरटेनमेंट में भी कॉल लगाया था जहाँ से उसे पता लगता है कि जिन्मो तो शूटिंग पर गया हुआ है। वहीं दोयुक भी सर्वर रूम तक पहुँच जाता है और सभी को लैपटॉप ऑन करने के लिए कह रहा था। वहाँ पर दरअसल उसने एक पोस्ट करनी थी जिसमें कि इसने साफ लिखना था कि मैथ्यू ही सिमसंग चू है और वो ऐसा करने ही वाला था कि पीछे से जिन्मो आ जाता है जिसने कि दोयुक को बेहोश कर दिया था और मिस्टर गू को भी इन्फॉर्म कर देता है। वहीं हम मिस्टर शिन को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे और यहाँ पर उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि उनका बेटा यानी कि सिमसंग चू यूएस में है। उन्होंने कुछ फेक वीडियोस की हेल्प से ये भी साबित किया था कि जब दामी की मौत हुई थी मेरा बेटा तो यहाँ पर था ही नहीं, वो तब भी यूएस में था। यहाँ तक कि मेरे बेटे को हर मर्डर केस में फंसाया जा रहा है। इन सब के पीछे तो दोयुक का हाथ है। दोयुक ने यहाँ पर के की आइडेंटिटी का यूज करके सारे मर्डर किए हैं ताकि सारा इल्जाम सिमसंग चू पर चला जाए और अब मैं मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाने के जुर्म में टिकी टाका पर केस करूंगा। यहाँ तक कि जो वो फेक मूवी बना रहे हैं उस पर भी मैं ऑब्जेक्शन उठाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर राही पहुँच जाती है और बोलने लगती है कि ये तीनों मर्डर तुम्हारे बेटे सिमसंग चू नहीं कर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आपका बेटा यूएस में है, तो अभी आप उसको वीडियो कॉल क्यों नहीं करते। यहाँ पर शिन की तो बोलती ही बंद हो गई थी और वो मिस्टर गो को इशारा करके राही को यहाँ से नीचे करने के लिए कहते हैं। लेकिन अब मीडिया वाले पागल हो चुके थे आगे की बात सुनने के लिए, इसलिए अब वो भी राही को कुछ नहीं कह पाते। फिर वो मीडिया वालों को बताती है कि सच तो ये है कि मिस्टर शिन खुद भी नहीं जानते कि उनका बेटा अभी कहाँ पर है। और मिस्टर शिन, क्या आपको पता है कि आपके बेटे ने 5 साल पहले सर्जरी भी करवाई थी। शिनी सुनकर काफी हैरान थे और पीछे से वो एक डॉक्टर को आवाज लगाती है। डॉक्टर यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि हाँ, मैंने अपने हाथों से ही उसकी सर्जरी करी थी। यहाँ पर वीडियो के थ्रू उन्होंने प्रूफ भी कर दिया था कि आज के टाइम में जो दोयुक है वही के है यानी कि किम सक चू। ये सुनकर शिन तो पागल से हो गए थे और चिल्लाते हुए कहते हैं कि दोयुक मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो राही चिल्लाकर कहती है कि यही है आपका बेटा किम सक चू जिसने कि मेरी बेटी को मार दिया और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। शिन राही पर चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम्हें तो मैं बर्बाद कर दूंगा,
इतने में मीडिया वाले भी पागल हो जाते हैं और वहीं पर डॉक्टर आकर फिर शीन का डीएनए टेस्ट भी करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जाकर धोयुक के रूम को भी चेक करने लगते हैं ताकि वो भी डीएनए टेस्ट में प्रूव कर सके कि धोयुक यहाँ पर शीन का ही बेटा है। हम तो जानते हैं कि धोयुक शीन का रियल बेटा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बड़ी ही गलत तरीके से यूज़ कर लिया था। सीन शिफ्ट करते हैं मोनी की तरफ, जहाँ पर आज उसकी शूटिंग होने वाली थी और सीन सारे वही थे जो कि रियलिटी में हो चुके हैं। मोनी तो काफ़ी घबरा रही थी कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। तभी कुछ लड़कियाँ प्रोटेस्ट करते हुए मोनी के पास आती हैं कि तुमने तामी को क्यों मारा, तुम उसकी मर्डरर हो, तुमने स्कूल में हम सभी को भी बुली किया है। तभी मिचेल भी वहाँ पहुँचती है और मोनी से पूछ रही थी कि ये सब क्या है। मोनी गुस्से में उससे ही कहने लगती है कि तुम्ही ने ये सब यहाँ पर किया है ना, तुम्ही ने इन सबको यहाँ पर बुलाया होगा। मिचेल मना करती है। मोनी उन लड़कियों से कहने लगी थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, दामी के केस में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन अब वो उसकी कहाँ मानने वाले थे। मोनी के ऊपर चढ़ने लगते हैं तो मोनी भी अब घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। पीछे से मोनी का भाई देखकर हैरान था कि ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ अब जिन्मो भी धोयुक को लेकर मिस्टर गू के पास आ गया था और धोयुक की गन और मोबाइल को मिस्टर गू के हाथों में दे देता है और बताता है कि मैंने धोयुक को ड्रग्स का इंजेक्शन दिया है, इसे उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो वहाँ से जाने ही लगा था कि रुककर मिसेस ना और हाना का हालचाल पूछने लगता है, लेकिन मिस्टर गू तो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करते तो जिन्मो चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू ने धोयुक के फ़ोन से सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। सीन शिफ्ट करते हैं मोनी की तरफ, जो भागकर एक जगह पर आ जाती है। वहीं पर भागते हुए मिसेस ना और हाना भी पहुंचे थे और मोनी को पकड़कर पूछने लगते हैं कि जिन्मो कहाँ पर मिलेगा। मोनी बोलती है कि मुझे क्या पता। वो मोनी का हाथ पकड़कर बोलती है कि हमें प्लीज़ बचा लो। मोनी बोलती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और फिलहाल मैं खुद यहाँ पर जान बचाकर भाग रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ। वो जाने लगती है लेकिन हाना मोनी को हक करके बोलती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को बचा लो। और मोनी को भी तरस आ जाता है और वो उन दोनों को साथ लेकर भागने लगती है। कुछ दूर जाकर मोनी को मैथ्यू की गाड़ी दिख गई थी और ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है कि ये दोनों तो मैथ्यू से भाग रहे हैं। यहाँ पर हाना अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, हम सब बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। मिसेस ना मोनी से कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा कर रखना, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर छोड़कर जा रही हूँ। हाना तो काफ़ी तेज रोने लग जाती है, लेकिन मिसेस ना यहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं मैथ्यू का ध्यान भटकाऊंगी और तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। और ऐसा ही करती है। उसने मैथ्यू का ध्यान भटका लिया था, लेकिन अब हाना से भी नहीं कंट्रोल होता। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए मोनी से दूर भाग गई थी। मिसेस ना भागते हुए एक छत पर आ जाती है, जिसका पीछा करते करते मैथ्यू भी पहुंच गया था और क्लैपिंग करता हुआ मिसेस ना से कहता है कि वो तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है, तब भी तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान देने को राजी हो। यहाँ पर मिसेस ना बोल रही थी कि तुम जैसा फेक इंसान क्या समझेगा किसी के प्यार को। अब मैथ्यू को गुस्सा आ गया था और वो मिसेस ना को मारने लग जाता है। पीछे से हाना भी वहाँ पहुँची थी, लेकिन मोनी उसे पकड़ लेती है और उसके कानों को बंद कर रही थी ताकि उसे कुछ भी ना सुनाई दे। और मिसेस ना चिल्लाते हुए मैथ्यू से कहती है कि तुम अपनी ही औलाद को क्यों मारना चाहते हो, आखिरकार वो तुम्हारा ही खून है। ये बातें मोनी भी सुन रही थी और सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की मैथ्यू की औलाद कैसे हो सकती है। वही हम मैथ्यू यानी के मिसेस ना को मारने लगता है। उनका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से हाना चिल्ला पड़ती है और मैथ्यू की नज़र भी वहाँ को जाने लगी थी। मिसेस ना अब घबराते हुए मैथ्यू को होल्ड करती है और साथ में लेकर नीचे कूद गई थी। मिसेस ना की तो इतनी हाइट से गिरने पर मौत हो जाती है, लेकिन मैथ्यू वहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं इस ड्रामा में और कितने इनोसेंट लोगों को मरते हुए हम देखने वाले हैं। रिवेंज तो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है। वहीं पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण अब ब्लास्ट भी हो जाता है। मोनी दूर से ये सब नज़ारा देखकर काफ़ी घबरा गई थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे एस्केप ऑफ द 7 एपिसोड नंबर 15 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।